अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ साइलेंट फीचर्स। यानी हिंदुस्तान के आईन को हम पढ़ेंगे और उसकी खुसूसियात बयान करेंगे। चूँकि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि लेसन नंबर 2 जो आपके सिविक्स किताब का लेसन नंबर 2 था, उसमें हमने पढ़ा है विंटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसके साइलेंट फ्यूचर्स पे भी हमने कुछ सरसरी नज़र मारी थी। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि दोबारा आप तक ये बात पहुंचा दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और इसके साइलेंट फीचर्स पर हम दोबारा बात करें, ताकि जहां आपको कमी पीछे रही थी वो क्लियर हो जाए। तो चलो तैयार हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह हम साइंस में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कुछ चीज़ों का बनी हुई चीज़ या कुछ चीज़ों का मिक्सचर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कोई चीज़ कुछ चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, कुछ चीज़ों की मिली-जुली चीज़ों की होती है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो इसी तरह कानून जो हैं, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको हम उर्दू में आईन कहते हैं, ये भी कायदों पर मुश्तमिल एक किताब है जिसमें कानून लिखा है। जिसमें कानून किस बात पर, किस इंसान को या किस स्टेट को कौन से पावर्स देती है, वो कानून में लिखा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम आइन कहते हैं, इसकी सुपरमेसी हिंदुस्तान में है। सुपरमेसी, ये सुप्रीम बॉडी है और जितने भी दफातर हिंदुस्तान में चलते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में रन होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, या सिटीजनशिप हो, या फंडामेंटल राइट्स हो, या अमेंडमेंट प्रोसीजर हो, जितने भी या सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हों, सब का सब कानून में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर्स लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन है, चाहे कोई भी कमीशन है, चाहे कोई भी बॉडी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में रन करते हैं, उनका डेरिवेटिव पावर जो उनका है, उनके जो पावर्स हैं, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन रनिंग इन द कंट्री। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन रन होते हैं, उनके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ही से निकलते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन उनके पावर्स का, उनके ताकत का मंबा है, जहाँ से ये सब पावर्स निकलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कह सकते, लॉ मेकिंग नहीं, सुप्रीम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। सुप्रीम सैंक्टिफाइड, लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट इसको कह सकते हैं, जो कुछ बुनियादों पर, जो कुछ प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे चलता है। ठीक है। यानी अभी हम सिंपल वर्ड्स में, जिस तरह हम तीसरी चौथी जमात में हम पढ़ते हैं, या पांचवी जमात में, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरह मैं लिखूंगा, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, regulations according to which a state is governed, a state is governed। क्योंकि ये स्टेट, आप याद रखें, हिंदुस्तान में इस जो सेंट्रल यूनिट्स होते हैं, उनको हम स्टेट्स कहते हैं। स्टेट का मतलब कंट्री भी होती है इंटरेस्ट लेवल पर, ठीक है, और स्टेट कंट्री से बड़ी चीज़ होती है। आप याद रखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज गवर्नड। इतना ही नहीं, ओनली स्टेट नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच ए रीजन, ए स्टेट, ए प्रोविंस और ए नेशन इज गवर्नड। ये सब कुछ, प्रोविंस हो, रीजन हो, ये सब स्टेट में आते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हम पढ़ेंगे, यानी इसकी खुसूसियात क्या है, उन पर हम थोड़ी सरसरी नज़र मारेंगे। पहले फीचर्स में इधर लिखूंगा, ये आपने लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको मैं इरेज करूंगा, इसके बाद में फीचर्स पे बात करूंगा। देखिए, फर्स्ट फीचर मैं इधर लिखूंगा, फर्स्ट फीचर है फीचर्स। पहला फीचर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी पहली खुसूसियत इसकी,
इसकी एक खुसूसियत ये भी है, कहते हैं कि व्हेन वर्ल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय रैंकिंग द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय रैंकिंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय रैंकिंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे स्कॉटलैंड का हो, चाहे आयरलैंड का हो, इन सब कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या किया गया, उनको तहस नहस करके, यानी उनको इधर इधर फिर के जितने भी मैन प्रिंसिपल्स इनमें अच्छे थे, जो हिंदुस्तान की मल्टी डाइवर्स कंट्री के लिए मुनासिब थे, वो चुने गए और उनको बारो किया गया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बारोइंग्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बारोइंग्स। या यूं कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेल्टिंग पॉट ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेल्टिंग पॉट ऑफ माफ कीजिए, पॉट नहीं, पॉट मटका, पॉट ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये मेल्टिंग पॉट जो है, ये एडियम है, यानी मुहावरा है। यानी इसका मतलब जिसको हम इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं, यानी डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई कोई मिक्सचर। क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी ममालिक हैं उन कॉन्स्टिट्यूशंस के मैन फीचर्स को चुरा के ही लाया गया कहूँगा मैं, और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, या इट हैज़ बीन मेड, जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय रैंकिंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बारोइंग्स। यानी फर्स्ट फीचर इसका ये है कि इट इज़ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। और बारोइंग में हमने क्या ला, ये पॉइंट में इधर लिखूंगा, आई विल राइट हियर व्हाट इंडिया हैज बारोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान ने बारोड कॉन्स्टिट्यूशन इसी क्यों कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्या बारो किया, पहले हम कहेंगे हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम बारो किया। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये यूके से लाया गया, यूनाइटेड किंगडम। दूसरा पॉइंट है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये अमेरिका से लाए गए, यूएसए से। और एमरजेंसी पावर्स जो हैं, एमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये वेमर रिपब्लिक यानी जर्मनी से लाए गए हैं, जर्मनी से लाए गए। इसके बाद एक और पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू, यानी जब अदालतें मुदाखलत करती हैं कि कोई गवर्नमेंट द्वारा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो, कोई ऐसा काम किया गया हो जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, तो जुडिशियल रिव्यू गालिबन 132 आर्टिकल के अंडर जुडिशियल रिव्यू ये पावर हैं अदालतों को कि वो गवर्नमेंट को मजबूर करके किसी भी कानून को रिवोक करा सकती हैं जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। कोई भी फंडामेंटल राइट हो, राइट टू लिबर्टी हो, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो, या रिलीजन रिलेटेड कोई ऐसा हो, तो ये जुडिशियल रिव्यू का कानून ये हम कहेंगे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इस पर मज़ीद हम बात कर सकते, लेकिन न हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में न पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, याद रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं कि इंडियन पार्लियामेंट इज टू सुप्रीम एंड सॉवरेन दैट इंडियन कोर्ट्स हैव नो राइट्स, बट neither Indian courts have two rights nor parliament is too supreme, but both have been made given powers on the basis of compromise। यानी ना पार्लियामेंट ही कोई, जिस तरह इंग्लैंड में हम बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट फाइनल है,
उसकी पावर एब्सोल्यूट है, जो वो डिसीजन देगी वो फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट जो करेंगी उसके बाद उसको कोर्ट्स देखते हैं। यानी अमेरिका के सिस्टम, वहाँ पर कोर्ट्स हाई फाई हैं, तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट सब पावर्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ना पार्लियामेंट को उतने पावर्स हैं, न बल्कि दोनों को लिमिटेशन, दोनों पर लिमिटेशन रखी जाती हैं। यानी अदालतों को भी पावर है अपने, और पार्लियामेंट को, ना पार्लियामेंट ही ज़्यादा सुप्रीम है, ना जुडिशरी ही ज़्यादा सुप्रीम है, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ इनका दोनों को बैलेंस है, पावर बैलेंस में रखा गया। ना उनको इतने मजीद पावर दिए गए हैं कि ओवरराइड पार्लियामेंट को करे, ना पार्लियामेंट को इतने पावर ज़्यादा हैं कि वो जुडिशरी का कहना ही ना माने। तो याद रखें, तो हिंदुस्तान का सिस्टम इन दोनों का सिंथेसिस है, अमेरिका और इंग्लैंड का। इस तरह फिफ्थ पॉइंट जो हमारे यहाँ है वो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये कनाडा से लाया गया है। इस तरह यहाँ जो हमारे यहाँ कनकरेंट लिस्ट, इन पर हम मज़ीद बात करेंगे अगर खुदा ने चाहे। कनकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं जिन पर लॉ बनाए जाते हैं। एक तो कनकरेंट होता है, एक तो यूनियन लिस्ट होता है, एक तो स्टेट लिस्ट होता है। कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। और 7th, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नई तरमीम किस तरह करनी है, तो ये हमने अफ्रीका से लाया है, एस अफ्रीका। यस, समझ में आया? ये कोई नाम नहीं, साउथ अफ्रीका। यहाँ इधर आपने ये सब कुछ लिखा। अब मैं कुछ और पॉइंट्स, उसके बाद हम जाएंगे साइलेंट फीचर्स पर। ये बारोड पॉइंट्स हैं, यानी क्या क्या बारो करके लाए हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लाए हैं। इसी तरह 8वां पॉइंट जो बारोड, पहला ही पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ 8वां पॉइंट है वो जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी जो कानून है, कानून ने क्या शराइत रखे हैं। अगर हम सस्पेंड करेंगे लिबर्टी, तो उसके लिए कानून ने क्या शराइत रखे हैं, क्या एमरजेंसीज में लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू लिबर्टी, क्या वो सस्पेंड हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी, इस पर हम मज़ीद जानकारी के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। और 9th वन जो है हमारे यहाँ जो हमने फ्रांस से लाया है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स दैट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, एंड सेकंड एडॉप्शन, यानी रिपब्लिक डे इसको कहते हैं जब हिंदुस्तान का कानून एनफोर्स हुआ, यानी कैबिनेट फोर्स जब वो काम में आया। और दूसरी बात, हमारे कंट्री का हेड जो है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड हेड हैं, ही इज़ आल्सो इलेक्टेड वन, एंड हिज ऑफिस इज ओपन टू ऑल पीपल, यानी कोई भी इंसान प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा सकता है, वहाँ रोकथाम नहीं है कि वो अपनी शिकायतें वहाँ दर्ज करा सकता है। एवरी वन इज़ फ्री टू गो टू द प्रेसिडेंट ऑफिस। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को अपने राइट्स ही पता नहीं है, तो बदकिस्मती यही है कि हमें अपने राइट्स पता नहीं, इसलिए हम अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते तब तक जब तक हमें अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ का पूरा पता ना हो। अब ये पॉइंट्स आ गए। अब दूसरा साइलेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, दूसरा साइलेंट फीचर ये था, ये मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, ये बारोड ये थे, बारोड प्रिंसिपल्स। अब हम दूसरा पॉइंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड फीचर जो इसके थे, वो पहला पॉइंट था। दूसरा, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, जिसमें 1 लाख से जायद, मोर देन 1 लाख वर्ड इसमें है, मोर देन 1 लाख वर्ड्स। और जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर को 1949,
तो उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल थे। 395, यहाँ तो 395 मैंने लिखा है। एक पॉइंट यहाँ आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रॉन्ग टर्म। 393 में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड वहाँ पर नहीं लिखा है। आर्टिकल 3 सेज दैट वी शैल से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना गलत है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो। ये पॉइंट आप याद रखें। जब 395 आर्टिकल्स हैं थे हमारे, जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे और 12 पार्ट्स थे, 12 पार्ट्स। लेकिन बाद में चूंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्तन फवक्तन नई नई चेंजेस पैदा होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। तो आज अगर प्रेजेंट में देखें तो 448 2019 में आर्टिकल्स थे गालिबन, और 104 बार इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। यानी न्यू चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 104 टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। और आज हम देखें प्रेजेंट में इसकी 448 आर्टिकल्स हैं, और ये शेड्यूल्स 12 बन गए। 8 से आज शेड्यूल्स 12 हैं, और ये पार्ट्स 25 बन गए प्रेजेंट में। तो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके बरक्स अगर अमेरिका का देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन याद रहें, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, जबकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स हैं। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप। यानी इंडियन इज कॉल्ड, हमारी नेशनलिटी जो है वो इंडियन है। हम ये नहीं कहें वी आर द गुजराती इंडियन। किताबों में या डॉक्यूमेंट्स में कहीं ये नहीं दिखेगा कि हम कहेंगे कि राजस्थानी इंडियन, गुजराती इंडियन, फलां इंडियन, मोम्बियन इंडियन। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है। वहाँ स्टेटस का अलग, कॉन्स्टिट्यूशन है अलग। यानी अमेरिका में हम कहते हैं ही इज़ जर्सियन या ही इज़ पेनिनसुलियन अमेरिकन, ही इज़ जॉर्जियन अमेरिकन। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन सिंगल सिटीजन इसी को कहते हैं। यानी हिंदुस्तान का नागरिक स्टेट का नागरिक नहीं, बल्कि वहाँ पर स्टेट और सेंटर का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हिंदुस्तान का कोई भी शहरी जो है, कोई भी सिटीज़न जो है, ठीक है, कोई भी सिटीज़न जो है वो सिर्फ इंडियन है। गुजराती हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चौथी बात, फेडरल सिस्टम, फेडरल इन नेचर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यानी वायर देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट इंडिया का फेडरल सिस्टम कतई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के फेडरल सिस्टम से डिफरेंट है। यानी फेडरल सिस्टम में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वायर स्टेट्स हैव देयर ओन पावर्स एंड सेंटर हैज देयर ओन पावर। बट इन केस ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, सेंटर हैज मोर पावर्स ओवर स्टेट्स, इट इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं फिजिक्स पढ़ा होगा, या फिजिक्स में आप सेंट्रिपेटल फोर्सेस या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिपेटल इन नेचर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड क्वासी फेडरल सिस्टम, इट इज कॉल्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में जो कुछ चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है। गर्ची स्टेट्स अपने पावर्स जस्ट करते हैं, लेकिन अगर स्टेटों ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो सेंटर के लॉ से टकराएगा, तो वहाँ सेंटर का लॉ लीगल समझा जाता है और स्टेटों के लॉ को छोड़ दिया जाता है। ये एक बात है। यानी इंडियन फेडरल सिस्टम इज सेंट्रिपेटल इन नेचर। एक और बात यहाँ मैं लिखूंगा, पार्टली फ्लेक्सिबल है एंड पार्टली रिजिड। ये क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब ये है जो कानून में जो भी परिवर्तन लाई जाती है, यानी अमेंडमेंट की जाती है, समथिंग एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट अप टू डेट, इसी को अमेंडमेंट हम कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी होती है, मानो कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1949 में बना, 1950 में
फोर्स में आया, तो तब से लेके सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आई। आप क्या समझते हैं, सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आई होगी? आई है। तो इस चेंज को, उस चेंज से किस तरह निपटा जाए, उस चेंज के खिलाफ या उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट किस तरह किया जाए ताकि वो इस चेंज को अपने आप में सम हो ले, तो उसके लिए अमेंडमेंट्स होती हैं। तो अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टली फ्लेक्सिबल भी होता है, पार्टली रिजिड। इसका मतलब ये है कि कुछ कानून इस तरह बनाए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ सेंटर को पावर है सिंपल मेजॉरिटी के जरिए। सिंपल मेजॉरिटी, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ, सिंपल मेजॉरिटी किसको कहते हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर ये मेजॉरिटीज बहुत मायने रखती हैं। सिंपल मेजॉरिटी मतलब होती हैं कि अगर पार्लियामेंट में 543 मेंबरान हैं, लोकसभा में 543 मेंबरान हैं, 543 में मानो कि 400 प्रेजेंट है, तो सिंपल मेजॉरिटी वी half of the members present and voting। मानो कि 543 लोकसभा की मेजॉरिटी हैं, तो उसमें 143 नहीं आए हैं, 400 मौजूद हैं। अब कोई लॉ बनाना है तो जाहिर सी बात है 400 में किन की मंजूरी, इन 400 में 200 अगर वोट डालेंगे किसी भी मसले पर और प्रेजेंट होंगे तो इनकी मेजॉरिटी 2000+1, ये इसको हम सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। आपको समझ में आता है? हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। इसके बरक्स अगर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, रिलेटिव मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी हम देखें, स्पेशल मेजॉरिटीज़ की भी अपनी अपनी किस्में, उन पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीच में यहाँ मैं समझाऊंगा आपको कि सिंपल मेजॉरिटी ये फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल का जो मामला है वो सिंपल मेजॉरिटी के जरिए किया जाता है, यही मेजॉरिटी इसको लगती है। अब पार्टली रिजर्ड, पार्टली रिजर्ड जो मैंने वर्ड यहाँ कहा, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई कानून ऐसा होता है जहाँ पर हमें स्टेटों का भी क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। मिसाल को पार्टली रिजर्ड, मिसाल के तौर पर 169 आर्टिकल है या 239A आर्टिकल, ये याद रखें, आर्टिकल 169। बदकिस्मती टाइम नहीं मिलता, वरना ये आर्टिकल्स पे पूरी बात होती। 169 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इफ स्टेट सेंटर हैज द पावर अंडर आर्टिकल 169, अंडर 169 आर्टिकल सेंटर कैन मेक द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मानो कि हम देखते हैं स्टेट में जिस तरह सेंटर में होता है, पार्लियामेंट में हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा, दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी तरह स्टेट्स में, किसी स्टेट में, हिंदुस्तान में बहुत सी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ यूनिकैमरल सिस्टम है, या वहाँ पर मिसाल के लोकसभा के बदले वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव सेकंड चैम्बर, सेकंड कैमरल नहीं है, सेकंड ऐवान नहीं है, दूसरा ऐवान नहीं है स्टेट कानून साज असेंबली का। तो लेजिस्लेटिव अगर अब बनानी होगी, मानो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी होगी, तो स्टेट के कहने पर सेंटर अंडर 169 आर्टिकल ये कर सकता है, ही कैन क्रिएट द सेकंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर अंडर 169 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लगता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, स्पेशल, इसी को हम कहते हैं जो पार्टली वर्ड रिजिड हैं। इसलिए इन चीज़ों को, वर्ड तो बहुत आसान होता है लेकिन इसके पीछे फिलासफी बहुत खतरनाक होती है। आप ये मत समझिए हमने पढ़ा पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, बहुत बड़ा, असल में प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ताकि मज़ीद ये इल्म बाकियों तक भी पहुंच सके। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट की जितने भी मेंबरान हैं, मानो कि 543 में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ऑल की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यही होती है, 543 में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 543। इनमें जितने भी प्रेजेंट होंगे, माफ़, ये याद रखें, इनमें जितने भी प्रेजेंट होंगे उनकी 2/3 मेजॉरिटी, मानो कि 400 यहाँ भी, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी का 400 क्या हुआ, 2/3 इंटू 400, ये याद रखे, 3 1 जार 3 3 1 जार 3, एक यहाँ 3 3 जार 3 3 जार 133, इसका मतलब हुआ लगभग 267 आउट ऑफ 400, 267 आपको वोट डालने चाहिए सेंटर में, तब जाके ला बन सकता है। इसी तरह स्टेट में, अगर स्टेट में इतनी स्ट्रेंथ है स्टेट की, तो इसका भी 66% वोट डालना चाहिए, 2/3% ऑफ 100।
तो वो बन जाता है कि वो 66 के करीब, 100 में से 66 स्टेट के बीच जो स्टेट चाहती हैं कि हमारा दूसरा हाउस हो, तो वहाँ इस तरह ये पार्टली फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी का मसला भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद एक ही लेक्चर जाएगा जिसके जिसके साथ ये खत्म होगा लेसन ही। इस तरह रिपब्लिक है, पब्लिक है, सॉवरिन है, ये चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। लिबर्टी है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, और प्राइम मिनिस्टर, और इसको हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ रिपब्लिक जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया हैज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th of January 1950, that is why it is called republic. Second, the republic means our country's head, that is president is the head of the nation, and his office is open to all people. Every person is allowed to go to the office of the president. There is no restriction on it. And second, sovereign, we are not under any country, we are sovereign, we have extreme rights to make the law for our own country. Liberty, we have freedom to do whatever we want, but our actions should not harm others. Supremacy of constitution, whatever institution come in India runs, all its powers come from the constitution is the source of the all powers of the country. And independence of judiciary are not under executive or legislative, it is an independent body and it takes its decisions independently without if legislature अगर